नमस्कार साथियों। एक बार ग्रीक के महान दार्शनिक प्लूटार्क ने सिकंदर की शख्सियत का वर्णन करते हुए ये कहा था कि उसका रंग तो गोरा था लेकिन उसका चेहरा लालिमा लिए हुए था। उसका कद एक आम मैसेडोनियन की अपेक्षा में कम था, लेकिन उसके कद का युद्ध के मैदान में किसी भी तरीके का कोई असर नहीं पड़ता था। उसके गाल पतले थे, उसका चेहरा पतला था, उसके बाल घुंघराले थे और उसकी आंखों में इतनी ताकत थी कि सामने वाले को उसको देखने भर से ही दहशत हो जाती थी। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में यूनान के एक मैसेडोनियन नामक छोटे से कस्बे में हुआ था और उसकी मां का नाम ओलंपिया था। जब सिकंदर ने मात्र 23 वर्ष की आयु में अपने दुनिया जीतने के अभियान की शुरुआत की तो उसके साथ लगभग 1 लाख सैनिक थे और उन 1 लाख सैनिकों के साथ उसने ईरान से होते हुए काबुल नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर उसने अपनी सेना को पहुंचा दिया और लगभग 10,000 मील की यात्रा तय करके वो सिंधु घाटी के तलहटी तक पहुंच गया था। और जैसे ही वो सिंधु घाटी की तलहटी में पहुंचा तो सबसे पहले उसने जो भारतीय जितने भी राजा थे उन राजाओं के पास उन्होंने ये संदेश पहुंचवाने शुरू कर दिए कि वो सिकंदर की शख्सियत का और सिकंदर के नियंत्रण को स्वीकार कर लें, उसके सामने आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे भारतीय राजा थे जिन्होंने उसके साथ मिलना शुरू कर दिया और जिन भारतीय राजाओं ने सबसे पहले उससे मिलने की शुरुआत की उनमें सबसे पहले जो राजा थे उनका नाम था राजा अंबी, जो कि तक्षशिला राज्य के राजा हुआ करते थे। राजा अंबी वो इतने स्वार्थी राजा थे कि उन्होंने सिकंदर की सेनाओं को इस्तेमाल करने के लिए लगभग 2 महीने से ज्यादा सिकंदर को वो अपने राज्य में ठहरा कर रखा, उसकी पूरी आवाभगत की और लगभग 5,000 सैनिक, गेहूं, आटा, चावल और हाथियों को उसने सिकंदर को भेंट कर दिया। और उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी कि वो किस तरीके से राजा अंबी राजा पोरस को परास्त कर सके। और अंबी यही सोच रहा था कि वो सिकंदर की सेना का इस्तेमाल करके राजा पोरस को हरा सके, उसके युद्ध के मैदान में उसको पराजित कर सके। जब सिकंदर आगे बढ़ते हुए, जब सिकंदर काबुल की तलहटी से, जब सिकंदर सिंधु घाटी के घाटियों तक आगे पहुंचने की उसने कोशिश की तो सिकंदर ने अपनी सेनाओं को 2 हिस्सों में बांट लिया और एक हिस्से की सेना को उसने आगे जितने भी कबायली थे, जितने भी विद्रोही थे उनको कुचलने की शुरुआत उसने कर दी। और उसके रास्ते में जितने भी विद्रोही आए, जितने भी कबायली आए, उसने उनको पूरी तरीके से कुचलना शुरू कर दिया। और रास्ते में आने वाले जितने भी भारतीय राजा थे उन भारतीय राजाओं को उसने ये कहना शुरू कर दिया कि या तो वो उनके सामने आत्मसमर्पण कर दे या उसके नियंत्रण को स्वीकार कर दें। और जिन राजाओं ने उसके नियंत्रण को स्वीकार कर लिया उस राजाओं को उसने अपने साथ मिला लिया, उनकी सेनाओं को अपनी सेना में मिला लिया। और जिन राजाओं ने उसके नियंत्रण को स्वीकार करने से मना कर दिया उसने उनके राज्य को, उनके किलों को, उनके महलों को कुचलना शुरू कर दिया और उनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके बाद जब सिकंदर आगे बढ़ता हुआ जब सिकंदर सिंधु घाटी की तलहटी में पहुंच गया तो उसके बाद उसके कुछ जासूसों ने ये उसको खबर दी कि राजा पोरस के पास एक बहुत बड़ी सेना है और उनके पास एक हाथियों का भी हुजूम है। और राजा पोरस के पास इतने सारे हाथी हुआ करते थे कि वो अपने हाथियों की वजह से ही हमेशा युद्धों में जीता करते थे। और सिकंदर को इस बात का भी एहसास था कि अगर तेरे सामने कोई टक्कर देने वाला भारत में राजा है तो वो सिर्फ राजा पोरस ही है। तो राजा पोरस को जब सिकंदर ने ये संदेश पहुंचवाया
कि वो भी उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे और उसके नियंत्रण को स्वीकार कर लें। तो राजा पोरस ने उसके सामने उसके संदेशवाहक को पूरी तरीके से ये कहते हुए कहा कि वो बिना युद्ध के सिकंदर के सामने किसी भी तरीके से आत्मसमर्पण नहीं करेगा, ना ही उसके नियंत्रण को स्वीकार करेगा। सिकंदर को इस बात का पता था कि सिकंदर जो है वो राजा पोरस को हरा सकता है, लेकिन उसको इस बात का भी पता था कि उसके जो सैनिक हैं वो बरसात में लड़ सो सकते हैं, क्योंकि उस समय जो था वो मानसून बरसात का हो गया था जब ये लड़ाई चल रही थी। तो उस समय जो है सिकंदर को इस बात का पता था कि सिकंदर के सैनिक जो हैं वो बारिश में तो लड़ सकते हैं, लेकिन वो गर्मी को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि सिकंदर जो था यूरोप से था और वहां अधिकतर जो है ठंडी होती है। तो इसीलिए सिकंदर को इस बात का पूरा एहसास था कि वो अपने सैनिकों को जो है वो गर्मी से बचा नहीं पाएगा। तो उसके बाद जब सिकंदर ने अपने गंतव्य को, अपने काफिले को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सिकंदर का काफिला जो है जब झेलम नदी के किनारे पहुंचा, तो झेलम नदी के उस पार पोरस की एक बहुत बड़ी सेना डटी हुई थी और सिकंदर ने इसीलिए झेलम नदी के उत्तरी तट के ऊपर अपने कैंप को लगाना शुरू कर दिया। अपनी सारी सेना को वहां पर उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसके दूसरी तरफ जो थे वो राजा पोरस थे, और राजा पोरस भी एक बहुत बड़ी सेना के साथ और हाथियों के एक बहुत बड़े समूह के साथ वहां पर झेलम के दूसरी ओर डटे हुए थे और पूरी तरीके से उन्होंने सिकंदर को ललकारा हुआ था। राजा पोरस लगभग 6 फीट से भी ऊपर के राजा थे, उनकी लंबाई 6 फीट से भी ऊपर थी और बहुत ही एक हट्टे कट्टे राजा हुआ करते थे। और जैसे ही सिकंदर ने इस बात का झांसा देने की कोशिश की कि वो किसी भी तरीके से झेलम नदी को पार करेगा और झेलम नदी को पार करके वो राजा पोरस के साथ लड़ाई करेगा, तो सिकंदर ने अपनी सेना को चालाकी से झेलम नदी से बहुत पीछे उसने अपनी सेना को रख दिया और उसने अपनी सेना को 2 हिस्सों में वहां पर बांट दिया, क्योंकि वो इस बात का राजा पोरस को झांसा देना चाहता था कि वो अपनी सेनाओं को थोड़ा पीछे हटा रहा है। और जब राजा पोरस के सैनिकों ने सिकंदर की सेना को इस तरीके से देखा कि वो अलग अलग टुकड़ियों में जो है झेलम नदी के उत्तरी तट के ऊपर बैठी हुई है, तो सिकंदर राजा पोरस को और राजा पोरस के सैनिकों को इस बात का एहसास हो गया कि सिकंदर की सेना जो है वो कई महीने तक अब यहाँ पर डटने वाली है, रहने वाली है। इसी झांसे की वजह से राजा पोरस जो है वो सिकंदर के झांसे में आ गए, जबकि सिकंदर ने जो है वो आसपास के जो गांव थे, कस्बे थे, उनसे अनाज मंगवाना, गेहूं मंगवाना शुरू कर दिया और उसको इस बात से जो है उन्होंने राजा पोरस को झांसा दे दिया कि उसकी सेना जो है वो कई महीनों तक यहाँ पर डटी रहेगी, पूरी बरसात तक यहाँ पर डटी रहेगी और बरसात खत्म होने के बाद उसके बाद राजा पोरस के साथ वहां पर युद्ध होगा। और सिकंदर जो है अपनी सेनाओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर वो इस बात में कामयाब रहा कि वो पूरी तरीके से डटा हुआ है, जबकि दूसरी ओर राजा पोरस जो हैं वो अपनी सेनाओं को एक जगह इकट्ठा किए हुए थे और हाथियों के समूह को भी उन्होंने सेना के आगे लगाया हुआ था। क्योंकि अचानक से जैसे ही बरसात तेज होने लगी और तूफान आने लग गया, तो तूफान आते ही जो है सिकंदर ने एकदम इस बात का फायदा उठाया और तुरंत उसने अपने सैनिकों को जो है झेलम को पार करने के लिए आदेश दिया और उसके कुछ सैनिक तो बीच में ही झेलम में डूब गए, लेकिन कुछ सैनिक जब उसने झेलम को पार करके राजा पोरस के इलाके में पहुंचे तो वहां पर एक युद्ध होना शुरू हो गया और इतना भयंकर राजा पोरस के साथ वहां पर सिकंदर का युद्ध हुआ कि सिकंदर के जो है बाईं हाथ में जो है, बाईं बाह में जो है सिकंदर की वो तीर आके लगा और उसके बाद सिकंदर को इस बात का एहसास हो गया था कि उसने किसके साथ इतना बड़ा पंगा ले लिया है। क्योंकि राजा पोरस जो थे बहुत ही ताकतवर राजा थे और एक बहुत बड़ी राज्य के ऊपर उनका शासन चला करता था और राजा पोरस हाथी के ऊपर लड़ने के लिए बहुत ही पूरे राज्य में मशहूर थे और जब राजा पोरस ने भाला लेकर हाथी के ऊपर लड़ना शुरू किया तो सिकंदर भी देखता रह गया और राजा पोरस जो है भाले से जब वार करते थे तो सिकंदर के कई सैनिकों को एक ही बार में वो मार दिया करते थे। और जब सिकंदर ने उनकी वीरता को देखना शुरू किया तो सिकंदर ने दूसरी ओर उनके ऊपर दोबारा से संदेश भिजवाया कि राजा पोरस जो है
उनके सामने आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन राजा पोरस ने इसके लिए पूरी तरीके से मना कर दिया और उनको ये कहा कि ये युद्ध होने के बाद ही इस बात का निर्णय होगा कि ये युद्ध कौन जीत रहा है और कौन किसके साथ आत्मसमर्पण करेगा। तो युद्ध जब बहुत देर तक चलता रहा, बहुत दिनों तक चलता रहा, तो उसके बाद चालाकी से सिकंदर ने अपने सैनिकों को उनके सैनिकों के पीछे भेज दिया और चालाकी से उनके सैनिकों को उन्होंने पीछे धकेलना शुरू कर दिया। और इसी चालाकी की वजह से राजा पोरस के सैनिक जो हैं बड़ी संख्या में घायल होने शुरू हो गए और राजा पोरस के पास सैनिकों की कमी होनी शुरू हो गई। और धीरे धीरे राजा पोरस के जो हाथी थे उनके ऊपर भी सिकंदर के सैनिकों ने भाले से आक्रमण शुरू कर दिया और हाथी जो हैं उस युद्ध में बिगड़ने शुरू हो गए। और राजा पोरस के वही हाथी जो उसके लिए एक बहुत बड़ी शिला बने हुए थे, ताकत बने हुए थे, उन्हीं हाथियों ने राजा पोरस के सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया और इससे पूरे युद्ध में जो है हाहाकार मच गई और पूरा एक भयंकर वहां पर स्थिति पैदा हो गई। इसी वजह से जो है राजा पोरस के सैनिक भी घायल हो गए और कुछ मारे गए और हाथियों ने वहां पर पूरे युद्ध का जो है वो चक्र ही बदल दिया। और उसके बाद कई दिनों तक इस लड़ाई को होने के बाद ये लड़ाई जो थी वो पंजाब के झेलम नदी के किनारे पर जलालपुर नामक एक स्थान पर हुई थी। और जब ये लड़ाई कई दिनों तक चलती रही तो राजा पोरस जो है पूरी महानता के साथ वहां पर लड़ते गए, लेकिन जब सैनिकों की संख्या कम हो गई उसके बाद सिकंदर ने उनको बंदी बनाने की कोशिश की। और बंदी बनाने के बाद जब सिकंदर ने राजा पोरस को ये कहा कि आपके साथ किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, तो राजा पोरस ने ये कहा था सिकंदर को, जैसा एक राजा के साथ व्यवहार होता है उसी तरीके का आपको मेरे साथ जो है व्यवहार होना चाहिए। तो उसके बाद सिकंदर राजा पोरस की शख्सियत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना जीता हुआ राज्य भी पूरी तरीके से राजा पोरस को ही वहां पर दे दिया और कई राज्यों का अधिकार भी सिकंदर ने राजा पोरस को ही दे दिया। उसके बाद सिकंदर आगे भी उत्तर की ओर में बढ़ना चाहता था, लेकिन सिकंदर के सैनिक पूरी तरीके से हताहत हो गए थे, उनका मानसिक स्थिति भी पूरी तरीके से बदल गई थी और सिकंदर के सैनिक पूरी तरीके से घायल थे। इसीलिए सिकंदर के सैनिकों ने एक सभा की और उस सभा में उन्होंने, उसका जो जनरल था सिकंदर का, उसने ये बात कही कि हम आपके साथ लगभग कई महीनों से चल रहे हैं, हमने आपके साथ चलने से मना नहीं किया है, लेकिन आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हमारे लगभग 50 से 60% हमारे सैनिक घायल हो चुके हैं, लगभग बहुत सारे हजारों सैनिक हमारे मारे गए हैं, लेकिन अब हम पूरी तरीके से आगे बढ़ने में असक्षम हैं। और सिकंदर ने जब अपने ही जनरल की इस बात को सुना कि वो आगे बढ़ने में पूरी तरीके से असक्षम हैं, आगे बढ़ नहीं सकते, तो सिकंदर जो है वो अपने जो उसका एक तंबू था वहां पर जाकर वो बैठ गया और 2 दिनों तक सिकंदर ने जो है ना तो खाना खाया ना किसी से बात की। और सिकंदर इस बात को सोच रहा था कि उसके जो जनरल हैं, उसके जो सेनापति हैं, वो उसको मनाने आएंगे, उसके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सिकंदर ने उसके बाद अपने सेनापति के सामने ये बात कह दी कि अब हम अपने इस आगे बढ़ने के निर्णय को यहीं पर समाप्त करते हैं और अब हम वापस मैसेडोनिया ही जाएंगे। और वो एक शख्स जिसने लगभग 23 साल की उम्र में इस पूरे दुनिया के जीतने के अभियान की शुरुआत की थी, वो मात्र 32 साल की उम्र में बुखार के द्वारा मारा गया। सिकंदर महान शख्स था, लेकिन सिकंदर को भी दुनिया में एक ऐसा राजा हमारे यहाँ देश का राजा पोरस मिला था जिसने उसको नाको चने जगवा दिए थे और उसकी ताकत को वहां आकर, भारत में आकर उसकी ताकत पूरी तरीके से छीण हो गई थी और वो भारत से पूरी तरीके से खाली अपने देश मैसेडोनियन लौट गया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।